वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर क्लास में हम कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज के विषयों को जान लेते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं परिसीमन आयोग पर, अविश्वास प्रस्ताव पर, अश्विनी भाटिया, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव, नई शिक्षा नीति, इंडियन एयरफोर्स और दुनिया का सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर। आज हम इन 7 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं और परिसीमन आयोग को समझते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि परिसीमन आयोग चर्चा में क्यों है। दरअसल वर्तमान परिसीमन आयोग को उसका नया कार्यालय कल दिया गया है और यह कार्यालय दिल्ली के अशोका होटल की 3री मंजिल पर दिया गया है। इस कार्यालय का उद्घाटन परिसीमन आयोग की अध्यक्षा रंजना देसाई के द्वारा किया गया। तो वैसे तो यह न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमें यह ज़रूरी हो गया है कि हम परिसीमन आयोग को समझें। वर्तमान परिसीमन आयोग है, उसकी अध्यक्षा रंजना देसाई है। वहीं साथ ही इस आयोग के अंदर इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि की ओर से सुशील चंद्र शामिल हैं, जो वर्तमान में चुनाव आयुक्त भी हैं। वहीं इसके अलावा कुछ अन्य सदस्य भी हैं जो इन राज्यों के चुनाव आयोग से आए हुए हैं। इसके अलावा इस आयोग का जो गठन किया गया है, इस आयोग का गठन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा और संसद की सीटों का परिसीमन करने के लिए किया गया है। वैसे तो परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसे सीमा आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य होता है कि कौन सी विधानसभा सीट तथा संसदीय सीट, उसका क्षेत्र क्या होगा तथा वो कितने दायरे में रहेगी। तो परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य यही होता है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि कल इसे नया कार्यालय दिल्ली के अशोका होटल की 3री मंजिल पर दिया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में इसकी अध्यक्षा रंजना देसाई है। कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, अलग अलग तरह से बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को समझना जरूरी था। वहीं दूसरा हमारा टॉपिक है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव चर्चा में क्यों है, यह समझना जरूरी है। दरअसल कल यानी कि सोमवार को केरल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और यह अविश्वास प्रस्ताव वर्तमान केरल विधानसभा की सरकार वाम लोकतांत्रिक मोर्चा के खिलाफ प्रस्तुत किया गया और यह प्रस्ताव कांग्रेस नीति संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। और यह प्रस्ताव अंततः 9 घंटे तक बहस चलने के बाद 40 के मुकाबले 87 मतों से गिर गया, यानी कि यह प्रस्ताव उस विधानसभा में पास नहीं हो सका। साथ ही एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्तमान में केरल विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 140 है। अब हम यह जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है और यह क्यों लाया जाता है। दरअसल संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कभी भी विपक्ष यह महसूस करे कि सरकार अपना विश्वास खो रही है और सरकार गिरने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। साथ ही एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मंत्रिमंडल और सरकार जो होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसीलिए वह अपने अस्तित्व में तभी बनी रह सकती है जब तक उसका विश्वास बना रहे। यदि वह सदन में अपना विश्वास खो देती है तो ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यदि यह अविश्वास प्रस्ताव सदन में पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार विघटित हो जाती है। वहीं अगली बात है अश्विनी भाटिया को समझते हैं। अश्विनी भाटिया चर्चा में क्यों है। दरअसल अश्विनी भाटिया को SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अश्विनी भाटिया SBI म्यूचुअल फंड और MD के CEO थे, लेकिन अब इन्होंने प्रबंधन निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाल लिया है और अब यह रिटायर होने तक यानी कि 31 मार्च सन 2022 तक इस पद पर बने रहेंगे। वहीं इन्होंने यह पद PK गुप्ता की जगह लिया है। पहले इस पद पर PK गुप्ता बने हुए थे, वहीं अब इस पद पर अश्विनी भाटिया आ गए हैं, तो इसीलिए यह भी आना जरूरी था। इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली टीम ने पास कर दिया है और इन्होंने अभी यह पद संभाल लिया है। चलिए अब अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनावों को समझते हैं। वैसे तो ये मुद्दा अमेरिका का है, लेकिन हमारे लिए भी ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव 3 नवंबर 2020 को होने वाले हैं और दोनों ही पार्टी यानी कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो रिपब्लिकन पार्टी से पिछली बार की तरह अभी भी डोनाल्ड ट्रंप हैं जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वहीं उनके साथ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार माइक पेंस हैं।
वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी में अगर हम देखें तो वहां से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन है। वहीं इन्होंने उपराष्ट्रपति पद पर भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस को नियुक्त किया है और वह उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय उपराष्ट्रपति पद पर मौजूद रहे थे। वहीं पिछली बार जब अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस समय डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव हिलेरी क्लिंटन के द्वारा लड़ा गया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव संपूर्ण विश्व में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और पूरा विश्व इस चुनाव को बहुत ज्यादा ध्यान से देखता है। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जरूरी था कि हम जाने के वास्तव में कैंडिडेट कौन कौन है। तो रिपब्लिकन पार्टी से जो कैंडिडेट है वो है डोनाल्ड ट्रंप एंड माइक पेंस। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी से जो उम्मीदवार हैं वो है जो बिडेन एंड कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है तो इसलिए यह पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। वहीं अगली बात है नई शिक्षा नीति की। जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को पास कर दिया है, मंजूरी दे दी है और पुरानी प्रणाली यानी कि 10+2 की जगह अब पूरे भारत में 5+3+3+4 की प्रणाली लागू कर दी गई है। यानी कि पहले के जो 5 साल होते हैं उसमें 3 साल आंगनवाड़ी के हैं और बाकी के 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के हैं। बाकी जो तीसरा है इसके अंदर तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास आती है। अगला 3 जो है 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास आती है और लास्ट का जो 4 है इसके अंदर 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं क्लास को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा और शिक्षा मंत्री के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यह नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी और यहाँ विद्यार्थियों को विषय चुनने की बहुत ज्यादा स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। यह विषय चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि कल कर्नाटका ने इस शिक्षा नीति को अपने राज्य में लागू करने की घोषणा कर दी है। साथ ही केरल ने यह भी घोषणा कर दी है कि कर्नाटक इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो इसलिए यह जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। वहीं अगली बात है इंडियन एयरफोर्स की। दरअसल कल यानी कि सोमवार को इंडियन एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। उन्होंने यह कहा था कि वो जो ये नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं यह डिजिटल इंडिया के साथ साथ लॉन्च किया जा रहा है। तो उन्होंने जो नया ऐप लॉन्च किया है उसका नाम है माई इंडियन एयरफोर्स यानी कि माई IAF नाम से एक ऐप लॉन्च करा है। साथ ही यह ऐप इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए इच्छुक हैं उन सभी को इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हुई सभी जानकारियां इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उनको यह बताया जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स में जाने के क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह से पदों पर चयनित हो सकते हैं, परीक्षा प्रणाली, सिलेबस, वेतन भत्ते इत्यादि इत्यादि सभी बातें अब इंडियन एयरफोर्स की माई AF एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यदि आप इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए इच्छुक हैं तो आप इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विभिन्न जानकारियां भी हासिल कर सकते हैं। वहीं आखिरी बात दुनिया की सबसे तेज कैलकुलेटर की है। हाल ही में लंदन के अंदर माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड का आयोजन कराया गया था और इस माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में भारत के हैदराबाद के नीलकंठ भानु प्रताप ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसके बाद वह दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं और यह विषय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि नीलकंठ भानु प्रताप भारत की हैदराबाद क्षेत्र से आते हैं। तो आज की इस करंट अफेयर क्लास में हमने इन 7 विषयों को बहुत अच्छे समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी क्लास और ये करंट अफेयर के टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आपको इस प्रकार की अन्य अनेकों करंट अफेयर की वीडियो तथा अन्य सब्जेक्ट से जुड़ी हुई वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।